नाम के गांव में सोना नाम की एक लड़की रहती थी। उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। उसका इस दुनिया में और कोई नहीं था। वो भगवान के पास जाकर कहती है, ए भगवान, क्या आप मुझ पर जरा सा भी आपको तरस नहीं आया? आपने मेरे माता पिता को मुझसे छीन लिया। अब मैं अकेली इस दुनिया में जीकर क्या करूंगी? मुझे भी अपने पास बुला लो। फिर कुछ दिनों बाद वो काम की तलाश में निकल पड़ती है और सबसे पहले एक ब्यूटी पार्लर पर जाती है और पूछती है, क्या मुझे यहाँ कोई काम मिल सकता है? मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। सोना की हालत देखकर ब्यूटी पार्लर वाली ने कहा, तूने हालत देखी है अपनी? अगर तुझे काम पर रखा तो हमारा तो पार्लर ही बंद हो जाएगा। चल चल निकल यहाँ से, तुझे यहाँ कोई काम नहीं मिलेगा। पार्लर वाली की बातें सुनकर सोना बोली, प्लीज मुझे काम पर रख लो, मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। अरे कुछ नहीं खाया है तो क्या तुझे खाना बना कर खिलाऊं? चल जा यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। नहीं नहीं, मैं चाहती हूँ आप पुलिस को ना बुलाए। फिर सोना वहाँ से चली गई और चलते चलते एक चिकन वाले की दुकान पर पहुंची। अंकल, आप मुझे अपनी दुकान पर रख लो, मैं आपके चिकन बेच दिया करूंगी और बदले में आप मुझे कुछ पैसे दे दिया करना। नहीं नहीं बेटा, तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम्हें मैं कैसे ऐसे काम पर नहीं रख सकता। हाँ, मगर मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, मेरी मुर्गी फार्म पर साफ सफाई का काम कर दिया करना, ठीक है? कुछ ही दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। सोना चिकन वाले के मुर्गे के फार्म की साफ सफाई करती और बदले में उससे पैसे मिल जाते। तो एक दिन उन मुर्गियों में से एक मुर्गी बीमार पड़ जाती है। उसे देखकर चिकन वाला सोना से कहता है, देखो सोना, ये मुर्गी बीमार पड़ गई है, इसको ले जाकर दूर जमीन में दफन कर दो, इसकी वजह से वरना बाकी मुर्गियाँ भी बीमार पड़ सकती हैं। अंकल, आप मुझे ये मुर्गी दे सकते हो? मैं इसे अपने घर ले जाऊंगी। पर तुम इस मुर्गी का क्या करोगी? मैं इसे अपने घर ले जाऊंगी, प्लीज अंकल। चिकन वाला उसे वो मुर्गी घर ले जाने के लिए दे देता है। उसे लेकर सोना अपने घर आ जाती है और उससे कहती है, घबरा नहीं मेरी दोस्त, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। मैं अभी तुम्हें हल्दी वाला दूध पिलाती हूँ। सोना जल्दी से दूध गर्म करके लाती है और उसे देती है, मगर हल्दी वाला दूध से मुर्गी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सोना निराश होकर कहती है, ऐ भगवान, अब मैं क्या करूं? इसे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा हल्दी वाले दूध से। अब मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं इसको किसी जानवरों के डॉक्टर के पास ही ले जाऊं। इतना सोचकर सोना कहती है, हाँ, क्यों ना मैं मुखिया जी से कुछ पैसे उधार ले लेती हूँ। ये सोचकर वो तुरंत ही मुखिया जी के पास जाती है और उनसे कहती है, मुखिया जी, आप मुझे थोड़े से पैसे उधार देंगे? मुखिया सोना की बात सुनकर मन ही मन में सोचने लगता है, अरे वाह, क्या चीज हाथ लगी है, मैं इसे थोड़े से पैसे देकर इसका घर अपने नाम करवा लूंगा। ये तो छोटी बच्ची है, अरे मेरा क्या बिगाड़ लेगी। ये सोचकर मुखिया सोना से कहता है, सोना, मैं तुम्हें पैसे तो दे देता हूँ, लेकिन मुझे बदले में तुम्हारे घर के कागजात चाहिए। सोना अपने भोलेपन में आकर उसे घर के कागजात दे देती है। पैसे लेकर सोना दवाई की दुकान पर जाती है और मुर्गी के लिए दवाइयाँ ले आती है और रोज मुर्गी को दे देती है, जिससे धीरे धीरे मुर्गी ठीक हो जाती है। अरे वाह मेरी प्यारी दोस्त, तुम तो बिल्कुल ठीक हो गई। इतने में मुखिया जी वहाँ जाते हैं और सोना से कहते हैं, ए लड़की, यहाँ से निकल जा, ये अब मेरा घर है। मुखिया जी, मुझे यहाँ से मत निकालो, मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगी? मेरा इस घर के अलावा और कुछ भी नहीं है। आप मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। मगर मुखिया उसकी एक नहीं सुनता और उसे धक्के देकर घर से निकाल देता है। सोना हर जगह मदद मांगने जाती है, मगर कोई उसकी मदद नहीं करता, बल्कि डांट कर उसे भगा देता है। अब मैं क्या करूं मेरी प्यारी दोस्त? मौसम को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे बहुत तेज तूफान आने वाला है। अब हम कहाँ जाएं? हमारे पास तो घर भी नहीं है। इतने में सोना की मुर्गी जंगल की ओर चली गई और सोना भी उसके पीछे पीछे जंगल में चली गई। चलते चलते मुर्गी एक झोंपड़ी में चली गई और सोना भी उसके पीछे वहां तक आन पहुंची। ये तुम कहाँ आ गई हो मेरी दोस्त? पता नहीं ये किसका घर है? बाहर मौसम तो बहुत खराब है, क्यों ना हम आज रात इस झोपड़ी में ही रुक जाएं? इतना कहकर सोना वहां रखे पलंग पर सो जाती है। सुबह होते ही पंडित जी वहां आ जाते हैं और कहते हैं, बेटी, तुम अकेले इस घर
घने जंगल में क्या कर रही हो? जाओ अपने घर जाओ, तुम्हारे माता पिता परेशान हो रहे होंगे। नहीं बाबा, मैं इस दुनिया में अकेली हूँ और ये मुर्गी बस मेरी दोस्त है। सोना की बातें सुनकर पंडित जी मुर्गी को अपने हाथ में लेकर कुछ मंत्र पढ़ते हैं और फिर सोना से कहते हैं, ये लो बेटी, ये अब साधारण मुर्गी नहीं है, अब ये जादुई मुर्गी बन गई है। अब इससे तुम जो कुछ कहोगी वो ये मुर्गी करेगी। ठीक है पंडित जी, मैं इसे लेकर अपने गांव जाती हूँ। सोना अपनी मुर्गी को लेकर गांव की तरफ निकल पड़ती है। रात में एक जगह सोना मुर्गी से कहती है, जादुई सोने की मुर्गी, मुझे घर चाहिए। इतना कहते ही वहाँ एक सोने का बड़ा सा घर प्रकट हो जाता है। सोना जब घर के अंदर जाती है तो सब कुछ साफ और चमकीला देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर सोना ने मुर्गी से कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकती हो? अचानक सोना के सामने बहुत स्वादिष्ट खाना आ जाता है। सोना खाना खाकर बोली, ऐसा खाना तो मैंने कभी नहीं खाया। जादुई मुर्गी, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे इतना अच्छा खाना खिलाया। कुछ दिनों के बाद गांव में ये बात फैलने लगी कि सोना का घर बहुत ही बड़ा सोने का बना हुआ है। ये बात मुखिया तक पहुंची तो वह सोना को मिलने उसके घर आया और बोला, सोना बेटी, तुम इस घर में अकेले रहती हो? इस जंगल में लुटेरे और गुंडे बहुत हैं, कोई तुम्हें नुकसान न पहुंचा दे, इसीलिए तुम मेरे घर चली जाओ और मैं यहाँ रह लूंगा। नहीं मुखिया जी, ये घर मेरी रक्षा करेगा, इसको मुझसे कोई नहीं छीन सकता। सोना की बातें सुनकर मुखिया मन ही मन में सोचने लगता है कि मैं इस लड़की को इतना डरा रहा हूँ, मगर ये डर ही नहीं रही, लगता है कोई दूसरा तरीका आजमाना पड़ेगा। अगली रात जब सोना अपने कमरे में सो रही थी तो अचानक घर जोर जोर से हिलने लगा और उसे लगा जैसे कोई बम पाया है। मगर जब वो बाहर गई, देखा कुछ लोग उसके घर को तोड़ रहे थे। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? मेरा घर मत तोड़ो, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। मगर ये लोग उसकी एक नहीं सुनते। फिर सोना अपनी जादुई मुर्गी से कहती है, मेरी दोस्त, मेरी जादुई मुर्गी, इन लोगों को सबक सिखाओ। फिर जादुई मुर्गी अपने जादू से 2-4 शेर प्रकट करती है जो लोगों को जख्मी कर देते हैं। वो लोग डरकर वहां से भाग जाते हैं। ये देखकर सोना हंसने लगती है और कहती है, आओ आओ मेरे घर को तोड़ो, आओ आओ, कहाँ जा रहे हो? फिर उस दिन से सोना अपनी जादुई मुर्गी के साथ घर में हंसी खुशी रहती है। लेकिन उसे तो वहां कोई भी नजर नहीं आता। ये देखकर मीरा जोर जोर से हंसने लगती है। कौन है? कौन है? सामने क्यों नहीं आता? इस दफा मीरा ने फिर जादूगरनी को थप्पड़ मारा। कौन है? सामने क्यों नहीं आता? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मीरा ने डंडे से जादूगरनी की पिटाई करना शुरू कर दी। जादूगरनी दर्द से चिल्लाने लगी, कौन है? कौन है यहाँ? मुझे मत मारो। कौन हो तुम? मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, जाने दो, मुझे जो चाहिए ले लो, पर मुझे छोड़ दो। मीरा हंसने लगी। जादूगरनी रोते हुए, मुझे छोड़ दो, खुदा के लिए तुम्हें जो चाहिए ले लो, मैं तुम्हारी सारी जिंदगी गुलामी करूंगी, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। मीरा समझदार थी और जादूगरनी की बातों में नहीं आई। अचानक मीरा की नजर नुक्कड़ में मौजूद परी की जादुई छड़ी पर पड़ी। मीरा ने फौरन जादुई छड़ी को अपने काबू में किया। जादूगरनी चिल्लाते हुए बोली, मेरी छड़ी मुझे वापस करो, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं तुमसे नहीं डरती, तुम मीरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। ये कहते ही मीरा ने जादुई छड़ी से जादूगरनी की तरफ रुख किया और जादूगरनी जलने लगी और देखते ही देखते जादूगरनी जलकर भस्म हो गई। फिर मीरा महल से बाहर परी के पास आती है और परी से कहती है, परी जी, जादूगरनी जलकर खत्म हो गई है, अब आप अपने महल में वापस जा सकती हैं। परी कहती है, अरे वाह, तुम तो सच में बहुत बहादुर हो,
अब मेरी सारी ताकत मुझे मिल गई है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ये कहते हुए परी मीरा को धन दौलत से भरा हुआ एक बॉक्स देती है। ये तुम्हारा इनाम है, ये तुम रख लो, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा और जिंदगी में जब भी मेरी जरूरत पड़े मुझे जरूर याद करना। मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे मेरे घर पहुंचा दें। अच्छा, तुम अपनी आंखें बंद करो। फिर परी के कहने पर मीरा अपनी आंखें बंद कर देती है और फिर मीरा जैसे ही आंखें खोलती है तो वो देखती है कि जहां उसका टूटा हुआ घर था अब वो आलीशान घर में बदल चुका है। फिर मीरा इस घर में चली जाती है और वहां मीरा की बहन रीवा, हम लोग सही रास्ते पर तो जा रहे हैं ना? किताब बोली। हाँ बिल्कुल, घबराओ नहीं, बस पहुंचने ही वाले हैं। चलते चलते वो सफेद पत्थरों की गुफा के पास पहुंच गए। तभी किताब ने जोर से कुछ किया और गुफा के अंदर एक रास्ता बन गया। विकी चौंक गया। ऐसा उसने जीवन में पहली बार देखा था। जो नजारा देखा कि विकी की आंखें फटी की फटी रह गईं। पूरा कमरा सोने के सिक्कों, हीरे जवाहरात और मोती मालाओं से भरा हुआ था। किताब बोली, विकी, जितनी तुम्हारी जरूरत है तुम यहाँ से ले लो और फिर यहाँ से चलते हैं। विकी और अजय ने जितना वो अपने पास मौजूद थैलों में भर सकते थे उतना भर लिया। लेकिन ये हम यहाँ से इतनी दूर ले जाएंगे कैसे? हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, उनको कैसे लेकर जाएंगे? अरे इतनी सी बात के लिए घबराते क्यों हो? तभी किताब ने एक सीटी बजाई और 2 घोड़े वहां आ गए। ये घोड़े बहुत तेज दौड़ते हैं। विकी खुश हो गया। दोनों ने सारा धन घोड़ों पर बांध दिया और वहां से चल पड़े। धन दौलत से विकी और अजय की गरीबी तो दूर हो ही गई, उन्होंने गांव के दूसरे लोगों की मदद भी की। बूढ़ी औरत परी का रूप धार लेती है। ये देखकर रीटा हैरान रह जाती है। आप कौन? मेरा नाम नरगिस परी है। मैं परेशान लोगों की मदद करती हूँ। फिर रीटा परी को अपनी सारी कहानी सुनाती है। परी कहती है, ओहो, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। फिर परी जादू से एक जादुई घर प्रकट करती है। परी, ये आज से तुम्हारा घर है, तुम्हें अब कोई परेशानी नहीं होगी। रीटा जैसे ही घर में जाती है तो घर में खजाना देखकर चौंक जाती है। रीटा गांव के लोगों की मदद करती है और सब लोग उससे बहुत खुश होते हैं। ये बात निर्मल को मालूम हो जाती है। वो घर जाकर अपनी माँ को सारी बात बताती है। निर्मल, माँ चलकर देखी उसके पास इतना खजाना कहाँ से आया? फिर चाची और निर्मल वहां से रीटा का पीछा करने निकल पड़ती हैं। निर्मल और चाची रीटा के पीछे जंगल में जादुई घर के पास पहुंच जाती हैं। निर्मल, माँ देखो कितना सुंदर घर है। चाची, हाँ, मैंने भी आज तक ऐसा नजारा नहीं देखा। निर्मल, माँ खजाना भी इसी घर में होगा, क्यों